अब यहाँ पर स्टूडेंट आगे उसने टाइप्स बताई हैं फोर्सेस की, उसको देख लेते हैं कि फोर्सेस की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स उसकी यहाँ पे बताई गई हैं कि इसकी बड़ी दो इकसाम हैं। तो हर फोर्स को जो है उसके दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। देखते हैं, सबसे पहली है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि डायरेक्ट छूने से या बनती हैं, और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं वो ये वाली फोर्सेस होती हैं जो बगैर छुए भी जिस्म पर असरअंदाज हो सकती हैं। तो इनको हम अब देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। Contact force is a force that is exerted by one object on the other at the point of contact. अब कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जो एक जिस्म दूसरे जिस्म पर लगा रहा होता है, लेकिन ये फोर्स तब लगती है जब दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में हो, यानी एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हों, छू रहे हों। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, जब हम किसी मेज़ को या किसी चेयर को या किसी भी चीज़ को हम पुश करते हैं, उसको धक्का लगाते हैं, तो ये क्या है, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि जो हमारा हाथ है या जो हमारा पाँव है वो डायरेक्टली मेज़ को टच कर रहा होता है। सेम इसी तरह जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो हमारा जो फुट है वो फुटबॉल के साथ टच कर रहा होता है। तो ये क्या है, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। यानी कॉन्टैक्ट फोर्स में शर्त ये है कि आप का जो बॉडी पार्ट है वो टच करना चाहिए जिस चीज़ पर आप फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट यानी एक राब्ता होना चाहिए, एक जो है आपका ताल्लुक़ होना चाहिए जिस चीज़ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, एक टच जो है होना चाहिए। अप्लाइड फोर्सेस पुश पुल एंड ट्विस्ट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यानी ये जो अप्लाइड फोर्सेस यानी जो लगाई जाने वाली फोर्सेस होती हैं, जैसा कि हम जो फोर्सेस किसी जिस्म पर लगा रहे होते हैं, जैसा कि धक्का देना, यहाँ पे बताया गया है पुश पुल एंड ट्विस्ट, जैसे कि पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना किसी चीज़ को, या उसको ट्विस्ट करना, मरोड़ना। तो ये तीनों जो फोर्सेस होती हैं ये बगैर टच किए पॉसिबल नहीं होती। अब आप खुद ही देखें कि आप किसी चीज़ को बगैर टच किए आप किसी चीज़ को धक्का दे सकते हैं, या आप बगैर किसी चीज़ को टच किए उसकी चीज़ को खींच सकते हैं, या आप उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, मरोड़ सकते हैं बगैर उसको टच किए। तो ये जो तीनों फोर्सेस हैं, पुश पुल एंड ट्विस्ट, ये क्या है, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। यानी इन तीनों फोर्सेस को लगाने के लिए आपको उस चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट जो है वो रखना होता है या उस चीज़ को टच करना होता है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, उसको देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है स्टूडेंट यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे कई बताई गई हैं एग्जाम्पल्स, इनको वन बाय वन देखते हैं। पहली है फ्रिक्शन, इट इज़ अ फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन, यानी ये एक ऐसी फोर्स है, ये एक ऐसी कुव्वत है जो क्या करती है, रेजिस्ट मोशन, यानी रेजिस्ट होता है मुखालिफ अमल करना या मुखालफत करना, जो क्या करती है, किसी भी मोशन की मुखालफत करती है, यानी उस मोशन को रोकने की कोशिश करती है। व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर, यानी जब एक जिस्म की जो सतह है वो दूसरे जिस्म की सतह के साथ कांटेक्ट में आती है या राब्ते में आती है, तो वो उस जिस्म की जो मोशन है उसकी मुखालफत करता है। स्टूडेंट, अब ये जो फ्रिक्शन है ये किसी भी बॉडी की जो मोशन है उसके अंदर रुकावट पैदा करती है। आप फ्रिक्शन को ऐसे ही समझ लें जैसे ये मूवमेंट में रुकावट होती है। तो ये फ्रिक्शन जो है ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है या इम्पॉर्टेंट है। ये हमें ज़मीन पर चलने फिरने में मदद देती है, जैसा हम ऊपर पढ़ कर आए हैं, और अगर ये फ्रिक्शन ना होती तो हम ज़मीन पर कभी भी सही तरीके से चल ना सकते। हमारे जो पाँव हैं वो फिसलते रहते, कभी भी हम ज़मीन पर सही तौर पर चल फिर ना सकते, ना ही हम चीज़ों को सही तरीके से पकड़ सकते। तो पता चला कि जो फ्रिक्शन है वो हमें ज़मीन पर चलने फिरने में मदद देती है, चीज़ों को पकड़ने में आसानी देती है। लेकिन जो फ्रिक्शन है ये कई तरीक़ों से ये हमारा नुकसान भी कर सकती है, जैसे ये मशीनों में एनर्जी को ज़ाया करती है और इसका काम ये होता है कि मोशन की मुखालफत करना। सो ये कई तरीक़ों से जो है ये हमारा लॉस भी करती है। फ्रिक्शन स्टूडेंट हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। जब दो सरफेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ रब होती हैं, एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, तो ये दोनों जो फ्रिक्शन होती है वो एक दूसरे की दोनों जो होती हैं सरफेस वो एक दूसरे की हरकत को अपोज़ करती हैं, यानी उसके मुखालिफ जाती हैं।
तो इसी वजह से जो एनर्जी है वो लॉस होती है और उन दोनों की मोशन जो है वो आसान नहीं होती। इसलिए बॉडी को मूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इससे जो है एनर्जी ज़ाया होती है। इसीलिए जो फ्रिक्शन जो है ये एनर्जी के लॉस का भी बाइस बनता है। सो फ्रिक्शन जो है वो एक तरह की ब्लेसिंग भी है और एक तरह से प्रॉब्लम भी है। ब्लेसिंग इस तरह से है कि अगर फ्रिक्शन के बाइस ही हम ज़मीन पर चल सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, हम लिख सकते हैं और हम चीज़ों को अच्छे तरीके से होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो फ्रिक्शन जो है प्रॉब्लम इस तरह से है कि ये एनर्जी को ज़ाया करता है। ये दो ऑब्जेक्ट के दरमियान मोशन को रोकता है। जब वो रब करती हैं आपस में तो ये एनर्जी को मशीन्स में जो है एनर्जी के ज़िया का बायस बनता है। ये जो है इसी तरह ये इंजन में जो उसकी वर्किंग है उसको भी जो है उसके अंदर भी रुकावट पैदा करता है। तो इसी तरह पता चला कि जो फ्रिक्शन है वो एक तरह से ब्लेसिंग भी है और एक तरह से प्रॉब्लम भी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे 54 पेज पे आइए। यहाँ पर दूसरी फोर्स का नाम है ड्रैग फोर्स को देख लेते हैं। द ड्रैग फोर्स इज द रेजिस्टेंस फोर्स कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ अ बॉडी थ्रू अ फ्लूइड। अब ड्रैग फोर्स स्टूडेंट वो रेजिस्टेंस फोर्स है, यानी एक ऐसी वो ये भी एक मज़ाहमती फोर्स ही होती है जो किसी जो जिस्म है उसकी फ्लूइड में हरकत से पैदा होती है। यानी जब कोई बॉडी पानी में या हवा में मोशन करती है तो इसके इर्द गिर्द जो मौजूद फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं उसकी हरकत के ख़िलाफ़ जो है वो रिएक्ट करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये पार्टिकल्स को स्मूथ तरीके से मूव नहीं करने देते, बल्कि इस पर एक आप कह सकते हैं अपोजिंग फोर्स लगा रहे होते हैं, यानी एक मुखालिफ फोर्स लगा रहे होते हैं। इसी मुखालिफ फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स इसी वजह से जो एरोप्लेन्स होते हैं उनको ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, यानी जो है उनको एरोडायनामिक शेप दी जाती है ताकि जो ड्रैग का जो असर है वो कम हो सके। और अगर जो ड्रैग ज़्यादा हो तो फ्यूल की जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो ड्रैग का मतलब यह है कि कोई भी जब जिस्म पानी में या हवा में मोशन करे तो तब उसके ऊपर एक अपोजिंग फ़ोर्स लग रही हो, तो उस अपोजिंग फ़ोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स थी वो भी एक रेजिस्टेंट फोर्स थी और ये जो ड्रैग फोर्स है ये भी एक रेजिस्टेंट फोर्स है। फ़र्क ये है कि जो फ्रिक्शन है वो लग रही होती है किसी भी सरफेस के, जब दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस आपस में टकराएंगी तो तब फ्रिक्शन पैदा होगी। लेकिन ड्रैग फोर्स वो होती है जब कोई बॉडी हवा में या पानी में मूव करे तो उसको जो है उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रही होती है, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये एक ड्रैग फोर्स है। आगे चलते हैं। इट एक्ट्स अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग फ्लूइड। अब ये जो ड्रैग फोर्स है ये हमेशा उस जिस्म की हरकत के जो है अगेंस्ट या उसके अपोजिट मूव जो है सिमत में लग रही होती है, जो कि अपने इर्द गिर्द फ्लूइड के मुकाबले में जो है मूव कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग फ्लूइड, यानी अपने इर्द गिर्द के फ्लूइड के मुकाबले में हरकत कर रहा होता है। अब जो ड्रैग फोर्स होती है हमेशा स्टूडेंट अपोजिट डायरेक्शन से लग रही होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ हरकत कर रहा है तो ड्रैग फोर्स जो है वो उसको पीछे की तरफ खींचेगी। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स उसको आगे की तरफ खींचेगी। इसी तरह इसीलिए स्टूडेंट्स जब कोई साइकिलिस्ट यानी साइकिल चलाने वाला जब साइकिल चलाता है, फास्ट मूव करता है, तो जो ड्रैग फोर्स है वो उसको पीछे की तरफ खींचती है। इसलिए उसको ज़्यादा जो है फोर्स लगानी पड़ती है साइकिल को आगे धकेलने के लिए। और इसी तरह जब स्विमर्स जो हैं वो पानी में स्विम करते हैं तो उन पर भी जो एक ड्रैग फोर्स लग रही होती है, जिसकी वजह से जो स्मूथ जो सूट हैं वो यूज़ किए जाते हैं, पहने जाते हैं ताकि उस अपोजिशन को कम किया जा सके। जो स्विमर्स हैं वो सूट पहन कर स्विम करते हैं ताकि जो उनके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही होती है वो कम हो जाए, क्योंकि जो स्विमर्स हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं लेकिन जो ड्रैग फोर्स है वो उनको पीछे की तरफ धकेल रही होती है, जिसकी वजह से स्विमिंग करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो सूट पहन कर जो स्विमिंग करते हैं। आगे है हमारे पास थर्ड फोर्स जो कि है थ्रस्ट, इसको देख लेते हैं। इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। ये अब स्टूडेंट अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, ये एक अपवर्ड फोर्स है। पीछे जो फोर्स हमने पढ़ी वो रेजिस्टेंस फोर्सेस थी दोनों, अब ये जो है ये एक अपवर्ड फोर्स है, यानी ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स है। जो किसी भी जो है लिक्विड के अंदर अगर कोई जो ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है यानी डूबा हुआ है तो उसके ऊपर ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होती है। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबा हुआ होता है तो लिक्विड जो है इसे नीचे नहीं जाने देता, बल्कि इसे एक अपवर्ड जो है पोजीशन में रखता है। इसी अपवर्ड पुश को स्टूडेंट हम थ्रस्ट कहते हैं। यही रीज़न है कि अगर बॉल को पानी में डुबाने पर वो वापस ऊपर आ जाए तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, थ्रस्ट फोर्स लग रही होती है।
यानी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम पानी के अंदर डिप करते हैं लेकिन वो अंदर नहीं जाते, पानी के अंदर डूबते नहीं हैं, बल्कि ऊपर ऊपर फिर तैर कर आ जाते हैं। तो ये इसी वजह से बोट है, जैसे इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर थ्रस्ट फोर्स लग रही होती है, यानी पानी जो है वो उन चीज़ों को, उन ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ धकेल रहा होता है, तो उसको कहते हैं थ्रस्ट फोर्स है। व्हेन वी ट्राई टू इमर्स एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, यानी जब हम कोशिश करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स करने की, उसको डुबोने की पानी के अंदर, वी फील एन अपवर्ड फोर्स, तो हम ऐसा फील करते हैं जैसा जो हमारे हाथ के ऊपर या एक फोर्स लग रही होती है, एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, जो कि ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स जो है वो महसूस होती है हमें। यानी जब हम अपने हाथ से किसी भी बॉटल को या बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर प्रेस करते हैं तो फ़ौरन ऊपर की तरफ हमें एक जो है स्ट्रॉन्ग फील होता है, कि स्ट्रॉन्ग जो एक फोर्स है वो महसूस होती है। एक ऐसा लगता है जैसे हमारे बॉडी के ऊपर या हाथ के ऊपर जो है एक पुश आपकी फोर्स लग रही होती है। यही थ्रस्ट है जो लिक्विड की तरफ से ऑब्जेक्ट पर लग रही होती है, यानी लिक्विड लगा रहा होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसको ऊपर की तरफ लेकर आता है पानी की सरफेस पर। दिस फोर्स इंक्रीजेज एज वी पुश द ऑब्जेक्ट डीपर इनटू द वाटर। ये जो फोर्स है ये बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम पानी को, जैसे जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर धकेलते जाते हैं। यानी डेप्थ बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट जो है, ये स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो पैदा होता है। जो 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 डीप में जाते जाते हैं वैसे वैसे जो फोर्स है वो बढ़ रही होती है। इसीलिए जब डाइवर्स जो हैं वो पानी की सतह के नीचे जाते हैं तो उन पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता है। ये जो है प्रेशर, ये एक तो नीचे जाके वाटर का प्रेशर होता है और दूसरा एक थ्रस्ट का प्रेशर होता है, तो दोनों जो हैं वो मिलकर एक बहुत बड़ा प्रेशर लगा रहे होते हैं डाइवर्स के ऊपर। इसीलिए जब डाइवर्स पानी के नीचे जाते हैं तो वो एक डाइविंग जो सूट है वो पहन के जाते हैं ताकि उस प्रेशर से बचा जा सके और उनका उस प्रेशर का जो है उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी नुकसान ना हो। आगे देखिए, अ शिप कैन फ्लोट इन द सी ड्यू टू दिस फोर्स विच बैलेंसेस द वेट ऑफ द शिप। अब जो जहाज़ होता है, बहरी जहाज़ होता है, वो इसी फोर्स की वजह से समंदर के ऊपर तैर रहा होता है, क्योंकि जो थ्रस्ट की फोर्स है वो शिप को ऊपर की तरफ उठा के रखती है, उसको बैलेंस करके रखता है। अब स्टूडेंट, जो शिप होता है उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, तो लेकिन जो वाटर होता है फिर भी इसे डुबोने की बजाय पानी की सतह के ऊपर रखता है, क्योंकि उसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स जो है वो लग रही होती है। यही जो थ्रस्ट की फोर्स होती है ये जो शिप का जो वेट होता है उसको बैलेंस रखता है, जो कि अर्शिमिदस के प्रिंसिपल के तहत जो है वो डिज़ाइन किया जाता है शिप्स को। अब अर्शिमिदस का जो असूल है वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि ये क्या असूल होता है। आगे स्टूडेंट, यहाँ पे अगला पॉइंट है नॉर्मल फोर्स का, उसको देख लेते हैं कि इट इज़ द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन इट। अब ये जो फोर्स होती है ये एक ऐसा रद्द अमल होता है, एक ऐसी रद्द अमल की फ़ोर्स होती है जो कि कोई सतह अपने ऊपर रखे हुए जिस्म पर लगाती है। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दें, जैसा हम देखते हैं कि जब हम टेबल के ऊपर बुक को रखें तो फिर जो है वो बुक नीचे नहीं गिरती। तो अब जिस चीज़ को हमने रखा है किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, तो वो जो है उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगा रही होती है ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे ना गिरने पाए। तो यही जो कॉन्सेप्ट है ये हमने यहाँ पे देखा कि जब हम टेबल के ऊपर बुक को रखते हैं तो टेबल जो है वो उस बुक के ऊपर एक फ़ोर्स लगा रहा होता है टेबल, ताकि जो बुक है वो नीचे ना गिरने पाए। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो बुक है वो एक स्टेबल कंडीशन में रहती है और नीचे नहीं गिरती। इसी फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। आगे देखिए, दिस फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये अब जो फोर्स होती है यहाँ पर उसकी डायरेक्शन बताई गई है कि ये हमेशा बाहर की तरफ लगती है, आउटवर्ड लगती है और हमेशा सतह के परपेंडिकुलर होती है। यानी जो नॉर्मल फोर्स होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में है, यानी उसकी पोजीशन पर पड़ा हुआ है, तो उस पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो आउटवर्ड लगेगी और जो है वर्टिकली जो है वो लगेगी उसके ऊपर फोर्स। जो नॉर्मल फोर्स है वो वर्टिकली और आउटवर्ड अपवर्ड जो है वो अपवर्ड और वर्टिकली उसके ऊपर लगेगी, एक्ट करेगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सपोर्ट फोर्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। इसको सपोर्ट फोर्स भी कहा जाता है क्योंकि यही जो फोर्स है जो ज़मीन के ऊपर रखे जाने वाले तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सहारा देने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मेज़ पर पड़ा हुआ है, फर्श पर पड़ा हुआ है, जहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको सहारा देता है। विदाउट दिस सपोर्ट जो है स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर जाए, कभी भी अपनी स्टेबल पोजीशन में न रह पाए। जैसे हम चीज़ों को किसी चीज़ के ऊपर रख देते हैं, टेबल के ऊपर रखते हैं, और इसी तरह हमने यहाँ पे यही एग्जांपल पढ़ी टेबल वाली। तो इसी तरह और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं कि अगर हम चीज़ों को रखें तो वो स्टेबल ना रह पाए अगर ये सपोर्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स ना हो तो। सो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है।
आगे है स्टूडेंट यहाँ पर हमारा पॉइंट एयर रेजिस्टेंस, उसको देख लेते हैं कि इट इज़ द रेजिस्टेंस। अब ये भी एक अपोजिशन वाली फोर्स है, ऑफर्ड बाय एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू इट। ये भी ये जो है ये एक अपोजिशन यानी मुज़ाहमत वाली फोर्स है जो ऑफर्ड बाय एयर यानी जो हवा लगा रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू इट, जब कोई भी जब जिस्म है वो नीचे की तरफ गिरता है तो तब हवा उसके ऊपर लगा रही होती है। यानी ये वो फोर्स है जो जब कोई बॉडी हाइट से नीचे गिरती है तो उसके ऊपर लगा रही होती है हवा। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ फॉल करता है तो जो उसके एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी मोशन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, उसकी मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे स्टोन पर रेजिस्टेंस जो है उसका असर कम होता है, यानी जो लाइट, तो ये उसके वेट पर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पर स्टूडेंट अब अगला पॉइंट है हमारे पास टेंशन फोर्स। इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द रोप व्हेन पुल्स इट। ये वो फोर्स होती है स्टूडेंट जो रस्सी के अंदर पैदा हो रही होती है जब हम इसको पुल्स करते हैं, यानी हम इसको खींच रहे होते हैं। जब हम रूप को पुल करते हैं यानी उसको खींचते हैं रस्सी को, तो इसके अंदर जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं यानी खींचे जाते हैं और वो एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करते हैं। इसी को हम टेंशन कह रहे होते हैं। अब जो टग ऑफ वार होती है उसमें दोनों टीम्स के दरमियान रूप जब खींचा जाता है तो उनके दरमियान जो यही फोर्स जो है टेंशन फोर्स यही मौजूद होती है, ठीक है। यानी जब रस्सी को खींचा जाता है तो उसके अंदर टेंशन यानी तनाव आ जाता है और उसके अंदर एक फ़ोर्स जमा हो जाती है, उसी को टेंशन फोर्स कह रहे होते हैं। यहाँ पर अब स्टूडेंट लास्ट वाला पॉइंट है जो कि है इलास्टिक फोर्स, उसको देखते हैं कि इट इज़ द फोर्स दैट ब्रिंग्स सर्टेन मटेरियल्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड। ये वो वाली फोर्स होती है जो कुछ अजसाम को डिफॉर्म करने के बाद दोबारा जो उनकी ओरिजिनल शेप होती है उसमें ले आती है। एग्जांपल्स आर रबर बैंड, स्प्रिंग्स एंड ट्रैम्पोलाइन, यानी यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताई गई हैं। अब इलास्टिक फोर्स जो होती है ये रिस्टोरिंग फोर्स भी हम इसको कह सकते हैं। ये वो वाली फोर्स होती है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करें, यानी उसकी हम जो उसकी फॉर्म है या जो उसकी शक्ल है उसको अगर हम चेंज कर दें तो अगर हम फोर्स के ऊपर से हटाएं तो दोबारा जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। जैसे हम स्टूडेंट जो स्प्रिंग है यानी जो यहाँ पे यूज़ होता है कई ऑब्जेक्ट्स में, जैसे पेंसिल के अंदर यूज़ होता है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्प्रिंग यूज़ होता है, अगर हम उसको खींचे स्ट्रेच करें तो वो जो है वो लंबा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो दोबारा अगर इसको छोड़ें तो ये दोबारा अपनी असली हालत में आ जाता है। तो ये इसी प्रिंसिपल के मुताबिक काम करता है। इसी तरह जब कोई ट्रैम्पोलिन पर जंप करता है तो वो एक दफ़ा तो वो जो है स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन जब दोबारा उसके ऊपर से वज़न को कम किया जाता है तो इसके अंदर से इलास्टिसिटी कम हो जाती है और दोबारा वो अपनी असली पोजीशन में आ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक था हमारा ये वाला टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं और उनकी टाइप्स को इंशाल्लाह देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।